इवनिंग। कुछ सिमरन यादव करके कुछ थी बच्ची, वो कहती टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाते हैं क्या आप? टीजीटी बायोलॉजी का 80% से सिलेबस तो यहीं से कर लेंगे आप। ओके, अनुज पांडे आ चुके हैं, आरती कुमारी आ चुके हैं, नेहा सिंह आ चुके हैं, पंकज अतुल अनुज पांडे आ चुके हैं, मोहम्मद इफरान खान आ चुके हैं, गुड्डू कुमार, दीपेंद्र यादव, उसके बाद पंकज, उपांक्षा। चलो भाई सबको गुड इवनिंग। सुरभि जी गुड इवनिंग, अभय प्रताप गुड इवनिंग, देवेंद्र गुड इवनिंग। चलो कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया है? कैसा रहा आपका वीकेंड? शनिवार इतवार कैसा रहा आपका? स्टार्ट करें फिर हम आज की क्लास। और आज हम लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ फटाक से, ताकि कुछ बच्चा, कोई बच्चा ऐसा भी होता है ना जो 5-7 दिन तक लाइव क्लास नहीं लेता है, फिर उसके बाद अचानक से आता है कि मैम क्या चल रहा है, तो ये उनके लिए रिवीजन है ना। मैम आज आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है। अच्छा, टी शर्ट अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया, मिक्की माउस की है ना इसलिए अच्छी लग रही। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। मैम मेरा भी नाम ले लो, आपका नाम है छोटेलाल कुमार। ओके, अच्छा एक काजल भी है इस बैच में, बहुत बढ़िया, एक सूरज यादव भी हैं। आइए जरा, तो हम पढ़ रहे थे बच्चा किसके बारे में, तो हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी चैप्टर। ज्यादा बड़ा चैप्टर है लेकिन कोई बात नहीं, अब है तो है, हमें कंप्लीट करना है। अब साइटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ चुके थे? सेल क्या होती है, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी। उसके बाद हम पढ़ चुके थे कि इस यूनिवर्स में, संसार में सबसे बड़ी सेल किसकी है, छोटी सेल किसकी है, हमारे बॉडी में बड़ी छोटी सेल किसकी है। उसके बाद हम पढ़ चुके थे कि सेल्स 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 2 प्रकार की कोशिकाएं हो चुकी हैं। उसके बाद हम पढ़ चुके थे बच्चा कि जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, और प्रोटोप्लाज्म में होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिकांग, जिसमें हमने शुरू किया था, पहले तो कवरिंग से शुरू किया था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए। फिर मैंने पढ़ाया था कि हमारी सेल्स में इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र हैं इनका काम क्या होता है, तो बच्चा इनके 2 काम होते हैं। एक काम तो होता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं जीन, तो ये जीन हमें आज स्टार्ट करना है। और दूसरा मैंने कहा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको डिसाइड करते हैं कि होने वाला बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। लेकिन किसके क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मेल एलोसोम, लड़कों के जो एलोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मां के वोम में, यानी कि एक मदर के वोम में, गर्भाशय में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। और उस मेल एलोसोम का नाम क्या होता है, XY क्रोमोसोम है जो डिसाइड करते हैं होने वाला बच्चा क्या होता है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुकी हूं प्रीवियस क्लासेस में। अब बच्चा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनके ऊपर इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है। बीड लाइक का मतलब डॉट पार्टिकल्स, इस तरीके से डॉट पार्टिकल। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बच्चा जीन। तो जरा लिखिएगा, अब नंबरिंग आप कर लेना अपने आप, मेरे को नंबरिंग याद नहीं रहता है, तो नेक्स्ट लिखिएगा जीन। ये जीन क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपके बन जाते हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप बात करते हो जीन की डिस्कवरी किसने की थी, वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने जीन के बारे में सबसे बताया था, जीन की खोज की थी, उन साइंटिस्ट का नाम है बच्चा जॉनसन नाम के साइंटिस्ट क्या थे, उन्होंने सबसे पहले जीन के बारे में बताया था। और इन्होंने कहा था कि जीन जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे पूछ ले जीन कहां पे अटैच होते हैं, तो मैं एक सेंटेंस बता रही हूं, उसे समझने की कोशिश करना। देखो, इस तरीके से डीएनए है, मैं पढ़ा चुकी हूं ना, डीएनए है, और डीएनए का आप इतना सा सेगमेंट तोड़ लो, इतना सा सेगमेंट है, इसको यहां रखो, और इस डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को जीन कहेंगे हम। क्या कहेंगे? इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए, या लिख दीजिए कि सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही हम जीन कहते हैं। डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा खंड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि जीन कहां पर होते हैं या जीन किसके बने हुए होते हैं, तो आपका आंसर डीएनए होगा। आपका आंसर क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, समझ में आ गए? तो डीएनए के ऊपर या इतने से सेगमेंट के ऊपर कुछ इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगी, इस तरीके से, उन्हीं को आप नाम देते हो जीन। और जब आप इस जीन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो कि ये जीन कौन कौन से हैं,
किस जनरेशन से आए हैं, कितने ट्रांसफर हुए हैं आगे से आगे, और कौन सा जीन है जो कौन सा कैरेक्टर लेके आया है, कौन सा लक्षण लेकर आया है। तो आप एक बायोलॉजी का बहुत बड़ा ब्रांच पढ़ रहे हैं, और जिस ब्रांच का नाम होता है जेनेटिक्स। जिस ब्रांच का नाम क्या होता है? जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में हम आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। अगर आपने कभी सुना है कि फलाना इंसान ने आपसे कहा कि मैं जेनेटिक्स से पीएचडी कर रहा हूं, या मैं जेनेटिक्स से एमएससी किया हुआ हूं, तो इसका मतलब क्या है? उस इंसान ने जेनेटिक्स ब्रांच में पीएचडी किया है या एमएससी किया है। तो ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जैसे साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी होते हैं। ठीक वैसे ही बच्चा, जेनेटिक्स भी एक साइंस का ब्रांच है या बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जिसमें हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जीन के बारे में। और इस ब्रांच पे सबसे पहले स्टडी करने वाले जो आपके साइंटिस्ट थे, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिनको हम आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कहते हैं, सर ग्रीगर जॉन मेंडल हैं। सर ग्रीगर जॉन मेंडल नाम के साइंटिस्ट हैं, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जीन के ऊपर स्टडी की थी, और कुछ अपने लॉ दिए थे, कुछ अपने सिद्धांत दिए थे। आपको याद है, हमने स्कूल में ऐसे इस तरीके की एक टेबल बनाते थे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, याद है? इस तरीके से। तो मेंडल जी ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे। मटर के जो पौधे के अंदर, देखो जीन प्लांट्स में भी होते हैं, हम लोगों में भी होते हैं, तो जो मटर का पौधा था उसके अंदर जो जीन थे, उन जीन के ऊपर रिसर्च करके इन जीनों के बारे में बताया कि किस तरीके से ये जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और इस टोटल ब्रांच को क्या बोलेंगे हम? जेनेटिक्स बोलेंगे। तो कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि आनुवंशिकी विज्ञान के जनक या फादर कौन है, तो आप क्या कहेंगे? वो हैं बच्चा आपके सर ग्रीगर जॉन मेंडल। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जीन ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। और जब बात करें जीन का, हमें पता लग गया जीन होता क्या है। तो बच्चा, ये डीएनए के ऊपर छोटे छोटे बीड जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो हम एक डीएनए के एक छोटे से हिस्से को अगर बाहर निकाल लें तो उसको हम जीन का नाम दे सकते हैं। और जब बात करते हैं जीन का काम क्या होता है, तो इनका काम होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना। ये क्या करते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जिनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। बच्चा, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमें पिछली जनरेशन से मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मेरी हाइट मेरे पापा पे गई है, मेरे बालों का कलर मेरी मम्मी पे गया है, अरे मेरी आवाज मेरी नानी जैसी है, मेरे नाना के बचपन में मतलब कम उम्र में बाल झड़ गए थे इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। ऐसा शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा, है ना? ठीक ऐसे ही बच्चा, बिल्कुल सही सुना है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। जैसे मेरे में आए मेरी मम्मी पापा से, मेरी मम्मी पापा से आए उनके मम्मी पापा में, मेरे से मेरे बच्चों में, उनके उनके बच्चों में, उनके उनके बच्चों में। तो इस तरीके से आगे ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते रहते हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स को भी आप इन्हीं को ही जेनेटिक कैरेक्टर या हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। इनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपकी हाइट, आपकी लंबाई, यस, ये आपकी पिछली पीढ़ी पे डिपेंड करता है कि उनकी हाइट कैसी है तो आपकी कैसी है। जैसे मेरे पापा लंबे हैं घर में, तो हम सारे भाई बहन लंबे हैं, है ना? और जैसे आपका कलर ऑफ हेयर्स, बालों का कलर किस तरीके का है, आपका बालों का कलर, है ना? उसके बाद आप लिख सकते हो कलर ऑफ आईज। कलर ऑफ आईज का मतलब होता है आपकी आंखों का जो आइरिस होता है उसका कलर कैसा है ना? उसके बाद आप लिख सकते हो कलर ऑफ स्किन। हल्का फुल्का आपका स्किन का कलर भी डिपेंड करता है किस पर? आपकी पिछली जनरेशन पे। जैसे आपने देखा होगा जो नाइजीरियन लोग होते हैं उनका कितना डार्क कलर होता है ना? आपने देखे होंगे कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो आपके जो अंग्रेज होते हैं, वो कितने गोरे होते हैं। हम लोगों का एक अलग टाइप के कैरेक्टर है स्किन का ना। तो जैसे आपकी हाइट होगी, जैसे आपकी आंखों का कलर हो गया, आपकी त्वचा का रंग हो गया, आपके बालों का रंग हो गया, ये सब आपको किससे मिलते हैं?
पिछली जनरेशन से मिलते हैं, पिछली जनरेशन से। अब इनको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? तो इनको ट्रांसफर करने का काम जीन करता है। इसीलिए हम जीन को कहते हैं, जीन को माना जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपसे पूछ ले कि जो जेनेटिक्स ब्रांच है उसकी सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है, तो आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन को माना गया है, क्योंकि सबसे छोटा है। देखो, जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर करने में काम क्रोमोसोम भी आते हैं, डीएनए भी आता है, लेकिन इन सब में सबसे छोटा कौन है? तो इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर छोटी सी, उसको जीन कहेंगे। तो आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन को माना गया है कि वो सबसे छोटी यूनिट है जिससे आपका जेनेटिक्स बना है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वो सबसे छोटी इकाई जो जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करती है, उसको मानते हैं हम जीन। अब मैं आपको एक बता दूं, देखो मैंने ऊपर लिखा है आपकी लंबाई, आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपकी स्किन का कलर, है ना। अब मेरी बात को सुनना, एक जीन एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं है कि हाइट के लिए जो जीन है वही आपकी आंखों का कलर दे देगा, वही आपके बालों का कलर दे देगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जीन एक लक्षण, एक जीन होगा ना पर्टिकुलर, जैसे आपकी हाइट के लिए एक अलग से जीन होगा। तो अगर ये जीन आपके पापा से आया आप में, तो आपके पापा पे हाइट जाएगी, अगर मम्मी से आया तो मम्मी पे जाएगी, है ना। और ऐसे ही आपके बालों का कलर है, उसके लिए एक अलग जीन होगा। तो अगर ये आपसे पापा से आया आपके अंदर, तो आपके पापा का जैसे आपके बाल हो जाएंगे, मम्मी से आया है तो मम्मी से हो जाएगा। तो ऐसा है। तो मैं ये नहीं कहती हूं कि ऐसा नहीं है मैम, माता सुंदर है और माए छोटे लाल, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ बेटा आप क्या कह रहे हैं। तो एक जीन के लिए एक लक्षण ही मतलब एक करैक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऐसा माना गया है बच्चा। देखो आज तक ना ये बात बिल्कुल कोई इस तरीके से डेफिनेट नहीं है कि कोई ऐसा बता दे या कोई ऐसी किताब बोल दे कि हमारे बॉडी में इतने जीन होते हैं। अभी तक ये किसी को नहीं पता है कि हमारे बॉडी में कितने जीन होते हैं, कितने जीन हमें पिछली जनरेशन से मिलते हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। इसके लिए एक 2003 और 4 में एक आया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये पढ़ते हैं यूपीएससी वाले, आपको नहीं पढ़ना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था, और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया था कि ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्स 30,000 जीन हैं। कितने? 30,000 जीन हैं जो हमें पिछली जनरेशन से हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स को लेके आते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा, ये कोई पक्का नहीं है, हो सकता है आगे चलकर ये चेंज हो जाए वैल्यू। इसके लिए कोई एनसीईआरटी में कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं लिखी हुई है कि इतने ही जीन होते हैं। तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था, उसने कहा था कि भाई इतने हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने चैलेंज किया उस प्रोजेक्ट को, तो फिर उसके बाद उन लोगों ने पूरा सिद्ध कर दिया कि इतने ही जीन होते हैं, इतने कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमें इतना इस एग्जाम में कभी आएगा भी नहीं। एग्जाम में आता है कि आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जीन का काम क्या है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चा, तो मैंने क्या पढ़ाया, आप एक बार सारा चीज़ को समराइज करने की कोशिश करना। इस तरीके से डीएनए, डीएनए है ना इस तरीके से, बिल्कुल मैम। और डीएनए का इस तरीके से एक छोटा सा हिस्सा लोगे तो इसको आप यहाँ रखोगे तो इस पर इस तरीके से बीड लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम जीन कहते हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है बच्चा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जब कभी आपके बॉडी में जीन में या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाए, किसमें हो जाए, क्रोमोसोम्स में, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र में। मान लो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं हमारे बॉडी में, पढ़ा चुकी हूँ ना मैं। अब किसी इंसान में ये पूरे के पूरे एसेट्स ट्रांसफर नहीं हुए, मतलब छोटा बच्चा था जिसका जन्म हुआ, उसमें कोई क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया, कोई एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो जब जब आपके बॉडी में कहीं पर भी जीन में या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है ना बच्चा, तो उसको कहा जाता है म्यूटेशन। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। शायद आपने कभी ना कभी ये सेंटेंस सुना होगा, हिंदी में उत्परिवर्तन कहा जाता है इसको, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। और जब भी म्यूटेशन होता है या जब भी आपके किसी सेल में जीन में या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा तब बनती हैं उस बच्चे के साथ साथ
जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीजेस जिसे हिंदी में हम आनुवंशिक रोग कहते हैं या हम हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं इनको। तो जब कभी माँ के पेट में कोई बच्चा है और उस बच्चे के किसी प्रकार के जीन में, उसके क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एक एक्स्ट्रा जीन चला गया या कोई क्रोमोसोम कट गया, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, एक ज़्यादा चला गया, कुछ भी हो सकता है वो, तो तब क्या होगी, तब तक जब उस बच्चे का जन्म होगा तो उस बच्चे में बाय बर्थ उसमें कुछ डिजीजेस भी होंगी, जन्म के साथ उसमें कुछ बीमारियां भी होंगी। और ऐसी बीमारी जो जन्म के साथ ही मिलती है उस बच्चे को, तो उसे कहा जाता है जेनेटिक डिजीज, उसे आनुवंशिक रोग कहा जाता है। और ये जेनेटिक डिजीजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। क्यों होते हैं? तो आप जानते हैं बच्चा, जीन भी तो ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो जब जीन गया तो जीन अपने साथ किस कैरेक्टर को ले जाएगा? जिस बीमारी के लिए कैरेक्टर है उसको भी ले जाएगा। और जिस बीमारी के लिए जिस कैरेक्टर को ले गया तो भाई सामने वाले इंसान में, उसके बच्चों में भी क्या हो जाएगा? जेनेटिक डिजीज हो जाएगा। जैसे मैं आपको ह्यूमन डिजीज जब करवाऊंगी ना, बहुत सारी बीमारियां पढ़ाऊंगी जो जेनेटिक डिजीज हैं। एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, कलर ब्लाइंडनेस, एक नाम सुना होगा आपने हीमोफीलिया। ये सब होती हैं जेनेटिक डिजीजेस, ये सब होती हैं आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिक रोग ऐसी बीमारियां होती हैं जो कभी भी किसी भी बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसके साथ हुई। और क्यों हुई? क्योंकि उस बच्चे के जीन में या क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब जाकर उसमें कोई बीमारी हो गई है। ठीक है बच्चा, ये सारी मैं आपको डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, फिलहाल नहीं पढ़ना है, हाल फिलहाल नहीं पढ़ना है। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। डीएनए और जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं तो क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम के या डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? बीड लाइक स्ट्रक्चर जीन पाई जाती हैं। तो हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली लिखेंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया। अगला लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखो, जब प्लूरल बनाओगे, बहुवचन बनाओगे, ज्यादा लिखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक लिखोगे तो माइटोकॉन्ड्रियन, एन लगा दोगे, ION लग जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसे सूत्र कणिकाएं। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? हम सूत्र कणिकाएं कहते हैं। आप बचपन से एक सेंटेंस सुनते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना? सुनते आए हैं ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। या हम बचपन से सुनते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे कोशिका का एनर्जी हाउस बोलेंगे या हम पावर हाउस बोलेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। इसके पास एनर्जी है, ऊर्जा है। इसलिए जैसे हम पावर हाउस किसको बोलते हैं? जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है। तो बिजली मतलब पावर, पावर, है ना? ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि हमारी सेल्स के पास वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है, वो कौन सा कोशिकांग है जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास ऊर्जा है, तो उसको आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब इसके पास ये ऊर्जा कहाँ से आई जिसकी वजह से हम इसको ऊर्जा घर बोलते हैं, वो हमें सब कुछ पढ़ना है। लेकिन उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी है। एक बात तो मैंने पढ़ाया था, याद करो, मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया कैसा सेल ऑर्गेनेली है? मैम, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, है ना? इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। बताओ, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जल्दी से आंसर करो सभी लोग। यह है द्वि या दोहरी झिल्ली वाला, द्वि या दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होंगी? इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 2 झिल्लियां होती हैं। मैम दिखाओ। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पांव का जो तलवा होता है ना, जूते का जो सोल होता है, उसके जैसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। इस पे लिखा हुआ है कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी बाहरी झिल्ली है, और ये क्या है? इसकी अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेली होता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। और जब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए इज प्रेजेंट। इसके पास खुद का डीएनए होता है। लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डीएनए कहां कहां होता है? मैंने पढ़ाया था, डीएनए एक तो न्यूक्लियस में होता है, यहां डीएनए है, और दूसरा आपकी सेल्स के पास इस तरीके से
माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी डीएनए होता है। तो याद रखिएगा बच्चा, इसके पास डीएनए है और इसका डीएनए किसके जैसा होता है? इसका डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा। मैंने याद है आप लोगों को, मैंने नोट डालकर एक पॉइंट डलवा के मैंने एक बात लिखवाई थी। मैंने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये बात मैंने पढ़ाई थी ना। मैंने कहा था अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर आपको ये बात मैं समझाऊंगी कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से करते हैं। या मैंने कहा था इसका उल्टा बोल दो, प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना हम माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है ठीक वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए होता है ना। ठीक ऐसा ही इसके जैसा डीएनए होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है वो किस सेल के जैसा है, तो आप कहेंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का कैसा था मैम? एक तो सर्कुलर था, गोल था। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया? गोल था। और दूसरा कैसा था उसका कैरेक्टर? वो सिंगल हेलिक्स था। सिंगल हेलिक्स का मतलब है वो एक कुंडलित था। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसका डीएनए सर्कुलर एंड सिंगल हेलिक्स होता है, तो बताना माइटोकॉन्ड्रिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का। समझ में आ गई मेरी बात? अगला, माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम भी पाया जाता है। यस, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है? 70S टाइप का होता है। और याद करो वो क्लास जब मैंने पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना एक प्रोकैरियोटिक सेल से की थी। किससे की थी हमने? एक प्रोकैरियोटिक सेल से की थी। तो बच्चा, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए दिखता है ठीक वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए दिखता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S टाइप का राइबोसोम होता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना एक प्रोकैरियोटिक सेल से करते हैं। और ये दिखने में भी प्रोकैरियोटिक सेल जैसा होता है। मैंने प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई दी ना आपको, अभी देखना ये भी उसकी तरह आपको हल्का फुल्का लग रहा होगा देखने में, राइट? चलो अब बात करते हैं अगली बात। जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो हमारी सेल में ये जितने भी सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, जैसे राइबोसोम, जैसे गोल्जी बॉडी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे वैक्यूल्स, इन सब में सबसे पहले कौन बनता है? तो सबसे पहले सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनती है। तो लिखेंगे इट इज द फर्स्ट originated सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेली इसका मतलब क्या हो गया? यह है प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। प्रथम उद्भिद कोशिकांग का मतलब हो गया बच्चा, सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनमें सबसे पहले कौन बनता है? तो आप कहेंगे सबसे पहले उनका माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। क्यों बनता है? इसका आंसर ये रहा, क्योंकि भाई यहाँ एनर्जी बनवानी है और बिना एनर्जी के कोई सेल काम थोड़ी करेगी। इसलिए सबसे पहले आपकी सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही बनाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चा, इट इज द फर्स्ट ऑरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेलीज। और नेक्स्ट बात, अगली बात लिख दो कि जो प्रोकैरियो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। इट इज द सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेल, या इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, इसका मतलब क्या है? सुनो, अर्ध का मतलब होता है आधा, स्वायत्त का मतलब होता है जो अपने आप स्वयं काम कर ले, और कोशिकांग का मतलब तो समझ गए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिस सेल ऑर्गेनेली के पास खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, वो अप्रोक्स 90% अपने काम खुद से कर लेता है। उसे किसी और की हेल्प नहीं चाहिए होती है। सारे नहीं कर पाता है, सारे नहीं कर पाता है, लेकिन आधे से ज्यादा काम अपने अपने खुद से कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसके पास डीएनए है, इसके पास आरएनए है, इसलिए कर लेता है। इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि सेल के किस ऑर्गेनेली को हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी या कोशिका के कौन से कोशिकांग को हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे बच्चा? वो माइटोकॉन्ड्रिया है।
एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है, वो आगे चलकर पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, अभी नहीं। नेक्स्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब पहले स्थान पर कौन था बड़ा? न्यूक्लियस। मैंने कहा था ना सेल में सबसे बड़ा कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बाद आफ्टर न्यूक्लियस कौन बड़ा होगा बच्चा? तो दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग बच्चा आपका यही होगा। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। किसी भी सेल को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, जैसे मैंने तो बहुत बार माइटोकॉन्ड्रिया देखे हैं, आइसोलेट भी किए हैं, लेकिन आपने नहीं देखे होंगे। तो अगर आप देखोगे कभी तो बच्चा आपको सबसे पहले न्यूक्लियस बड़ा दिखेगा, उसके बाद कौन दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। मैंने पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता है। कौन से टाइप की सेल में पाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स में पाया जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिख देना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, बोले तो उसमें होता ही नहीं है, और एक यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें बिल्कुल पाया जाता है। कैसा होता है? तो कुछ इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं अभी आपको फोटो फिर से दिखाऊंगी इस तरीके से, और दो मेम्ब्रेन होती हैं इसके बाहर इस तरीके से दो मेम्ब्रेन होती है। तो एक को आउटर एक को इनर नाम दे देते हैं हम। इसके पास खुद का डीएनए होता है। कैसा होता है? उसका गोल घुमा हुआ ऐसा पड़ा हुआ होता है, सिंगल हेलिक्स। इसके पास बहुत सारे राइबोसोम होते हैं इस तरीके से, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलो, जब बात करते हैं इसके डायमीटर की, इसका डायमीटर कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है, ये हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन लिखना है तो लिख लो इसका डायमीटर और इसकी लेंथ लिख लो, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा। डायमीटर होता है 0.2 से लेकर 1.2 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का। 0.2 से 1.0 या 1.2 लिख सकते हो, 0.2 से आप 1.0 लिख लो भाई। 1.0 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है इसका डायमीटर। और जब इसकी लेंथ की बात करते हो तो इसकी लेंथ होती है 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर के बीच में, 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर के बीच में कुछ माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर के तो ऑर्डर के होंगे ना बच्चा। अब सेल आप कभी देखे हैं क्या नग्न आंखों से? आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि भाई सेल जो है उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, इसलिए इन सब का साइज जो है वो हम माइक्रोमीटर के ऑर्डर में पढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक बच्चा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है? कितनी भी हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल में वो डिपेंड करता है कहाँ की सेल है ना। एक सेल में 400 माइटोकॉन्ड्रिया, 4000 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकती है। एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये नहीं, ये बिल्कुल मत सोच लेना, ठीक है। बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती हैं। चलो, इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इट इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर के बाद आपको पढ़ाती हूं। सुनो बच्चा, रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक को कहा जाता है ऑक्सीश्वसन, अनएरोबिक को कहा जाता है अनऑक्सीश्वसन। रेस्पिरेशन शब्द का मीनिंग जब जब सुनोगे उसका मीनिंग एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ग्लूकोज को ऑक्सीजन आके तोड़ता है और तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस यहाँ पे एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पे एनर्जी बाहर निकलती है। अब जो हमारे बॉडी में एनर्जी होती है ना, उसको नाम दिया जाता है एटीपी। तो यहां पर जो एनर्जी निकलती है उसको हम एटीपी कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है, तो आप कहेंगे बच्चा ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का टूटना और टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनना, या कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या एटीपी का बनना रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। अब ये रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? तो हमारी सेल्स के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
इसलिए हम इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में जब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन की जगह कहां होती है, मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है। सेलुलर का मतलब क्या है, सेल के अंदर कहां हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब आप कहोगे मैं माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्यों होता है, क्योंकि बच्चा देखो सबसे बड़ा न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस में तो डीएनए आरएनए बैठे हैं, बचा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा होता है और इसके पास स्पेस होता है, इसके पास इस तरीके की जगह होती है, देखो ये देखो इस तरीके से उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट स्पेस होता है, जगह होती है इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। और ये केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रही है, और जितनी ये केमिकल रिएक्शन होगी उतना ही यहाँ पर एनर्जी बन रहा है। एनर्जी का मतलब उतना ही एटीपी बन रहा है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या मैं ये कह दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है या कोशिकीय श्वसन होता है, और उस कोशिकीय श्वसन के रिजल्ट में बहुत सारा ऊर्जा बनता है, बहुत सारी एनर्जी बनती है या एटीपी बनता है। अब ये एटीपी बना भी यही है, और जब ज्यादा बन जाएगा तो यहीं पर ये एटीपी क्या हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा। इसीलिए तो हम इसे कहते हैं एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, या हम पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई मेरे पास पावर, अगर मुझे इस पोडियम को यहाँ खिसकाना है तो मुझे पावर लगानी पड़ेगी, पावर का मतलब मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये पोडियम यहाँ खिसक जाएगा। तो अगर मेरी सेल्स के पास एनर्जी नहीं होगी तो मेरे पास पावर नहीं होगा, तो मैं इस पोडियम को यहाँ से खिसका नहीं पाऊंगी। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रही हूं कि आपके अंदर जो ये एनर्जी है, आपके सेल्स के अंदर, सेल से टिश्यू बनते हैं, तो अगर सेल्स के पास एनर्जी है तो सेल्स के टिश्यूज के पास है, टिश्यूज के पास है तो ऑर्गन्स के पास है। तो मैं ये जितना भी एक दिन में काम कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, ये सारे काम कर रही हूँ, तो मैं अपना एनर्जी खर्च कर रही हूँ। क्या खर्च कर रही हूँ, मैं अपना एटीपी खर्च कर रही हूँ। और ये एटीपी कहाँ बन रहा है, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, और स्टोर भी कहाँ हो रहा है, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो रहा है। तो अगर किसी सेल के किसी भी हिस्से को एनर्जी चाहिए होगी तो वो किससे लेंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेंगे। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे हैं, एनर्जी हाउस कह रहे हैं हमारी सेल का, कि सेल का वो हिस्सा जहां पर एनर्जी बन के स्टोर हो रही है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कोशिका का ऊर्जा घर, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी किसकी फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। अब बच्चा ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो वहां पर ऑप्शन में ये भी ऑप्शन हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन हो रहा है ना? समझ में आ गई मेरी बात? ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है बच्चा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज कहां से मिलता है, आप जो खाना खा रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जाकर ग्लूकोज की फॉर्म में बदलता है। फिर उस ग्लूकोज को तोड़ता कौन है, जब आप सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन तोड़ती है इसको। कहाँ पे जाती है ऑक्सीजन, हमारी सेल्स के अंदर, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी बनेगा। ठीक यही आपको इस फोटो में दिखा रखा है। देखना जरा क्या क्या दिखा रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, ठीक है। इसमें डीएनए होता है, बिल्कुल होता है। इसमें राइबोसोम होता है, बिल्कुल होता है। ये इसकी बाहरी झिल्ली है, ये इसकी अंदर वाली झिल्ली है, बिल्कुल सही बात है। किसके जैसा दिखने में लग रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा दिखने में लग रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, बिल्कुल जाता है बच्चा, बिल्कुल जाता है। चीनी का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है बच्चा। ग्लूकोज को ही हम चीनी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। समझ में आ गई मेरी बात? अब बच्चा इस माइटोकॉन्ड्रिया की जब डिस्कवरी की बात करते हैं ना, आपको ये तो पता लग गया माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है ना, काम क्या करता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी इतनी आसान नहीं थी, इसकी खोज होना इतना आसान नहीं था।
अब यहाँ पर आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे। जब बात करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की, अगर बात करें डिस्कवरी किसने की थी, तो दो साइंटिस्ट थे। एक थे ऑल्टमन एंड फ्लेमिंग। ऑल्टमन एंड फ्लेमिंग ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज की थी। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तब आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है, आपको ऑल्टमन ढूंढना है, ऑल्टमन ढूंढना है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात आई थी कि कौन देगा शब्द, तो बहुत सारे साइंटिस्ट को आपको यहाँ पे नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले ये जो फ्लेमिंग है ना, इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द तो बाद में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को फिला बोल लो, क्या बोलो कि इसका नाम हम फिला रखेंगे, लेकिन इनकी नहीं चली बच्चा। बाद में बात करते हैं, ये जो ऑल्टमन है ना, इन्होंने कहा कि इसका नाम रख लो बायोप्लास्ट। इसका नाम क्या रख लो आप, बायोप्लास्ट नाम रख लो, इनकी भी नहीं चली। फिर एक साइंटिस्ट और आए भाई बच्चा, जिसका नाम क्या था, कोलिकर, जिनका नाम था कोलिकर, और कोलिकर ने कहा कि इसका नाम सैक्रोसोम रख लो। क्या रख लो, सैक्रोसोम रख लो, इनकी भी नहीं चली, इनकी भी नहीं चली, इनकी भी नहीं चली, इनकी भी नहीं चली। अब फाइनली आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सीवी बेंडा, जिनका नाम था बेंडा। बेंडा जी ने कहा कि हम इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे। क्या रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे, सूत्रकणिकाएं इनका नाम रखेंगे। राइट, समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आप कहेंगे ऑल्टमन नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन नाम किसने दिया, तो सीवी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था। आइसोलेट का मतलब होता है इसको बाहर किसने निकाला। सबसे पहले हमारी लीवर से, लीवर की सेल थी, लीवर का मतलब होता है यकृत कोशिका। ऐसे हमारा लीवर है, इस लीवर की एक सेल उठाई और इस सेल को उठा के इसके अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बाहर निकाल के किसने दिखाया था। तो फर्स्ट आइसोलेशन किसके द्वारा, बेंसले और हॉर, दो साइंटिस्ट थे, बेंसले एंड हॉर। इन दोनों साइंटिस्ट ने हमारी कोशिकाओं के अंदर से बाहर निकाला माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब फर्स्ट आइसोलेशन किया था। और आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। किससे, सेल से अलग करा, और अलग करा कौन सी सेल से, लीवर की सेल से, यकृत की कोशिकाओं से अलग करके, और सबको दिखाया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारी हर एक सेल में होता है इस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले प्लांट सेल में किसने खोज की थी, मेव्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, मेव्स। इन्होंने प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इन्होंने दिखाया था कि ये कोई प्लांट की सेल है और इस प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो इस टाइप का आपको दिखेगा, इस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखेगा। तो ये ज़्यादा आपको साइंटिस्ट के नाम नहीं याद रखने, सबसे ज़्यादा जो मेन है वो ये है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो आप कहेंगे इसकी डिस्कवरी ऑल्टमन ने की थी, सीवी बेंडा ने नाम दिया था, और बेंसले और हॉर ने हमारे लीवर की सेल से अलग करके दिखाया था, लोगों को आइसोलेट करके दिखाया था कि ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एटीपी यानी ऊर्जा बनती है। किस प्रोसेस के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के थ्रू इसमें एनर्जी बनती है। उसी एनर्जी से हमारी सेल्स दिन रात काम करती हैं, उसी को काम में लेती रहती हैं हमारी सेल्स। ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनलीज पे। हाँ, मेव्स ने सबसे पहले प्लांट सेल में देखा था बच्चा। अगला आता है आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट सेल कंपोनेंट है जिसका नाम है लाइसोसोम। अब बच्चा आज मुझे क्लास थोड़ी 5-7 मिनट पहले ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑफिस के स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ ना, एक दूसरे टीचर है, उनकी क्लास है ऑलरेडी, तो वो इंतजार कर रहे हैं। तो हम लाइसोसोम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज वैसे भी आपने जीन के बारे में पढ़ लिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया है ना बच्चा। अब एक बच्चा कह रहा है बायोप्लास्ट नाम क्यों नहीं रखा। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का शब्द का मीनिंग है, सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों पड़ा, ये सुनो।
अच्छा क्वेश्चन है। सूत्र कणिकाएं, इनको बोलते हैं कणिकाएं। देखो कणिकाएं का मतलब होता है डॉट पार्टिकल्स, और माइटो का मतलब होता है कुछ इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो यहां से इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम ही क्यों रखा, क्योंकि कॉन्ड्रिया का मतलब है यहां पर पार्टिकल्स, और माइटो का मतलब है इस तरीके से उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं, इसलिए इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा, बायोप्लास्ट नहीं पड़ा, है ना, इसलिए पड़ा। मैं माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बच्चा अनूप मैंने बता दिया है, बेंडा ने दिया था, सीवी बेंडा। आप बेंडा याद कर लो, बेंडा सिर्फ तो भी काम चल जाएगा।